हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण में बन केवरा भाग एक पुस्तक में दिए सभी कवियों के नाम को हम लोग आज ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। क्योंकि कवियों के नाम को याद करना बहुत ही कठिन होता है, मुश्किल होता है, बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता नहीं चलता है कि किस कविता का कौन सा कवि है। तो आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने सारे यानी टोटल 32 कविता है। तो सारे 32 कविताओं के कवियों के नाम को मैंने अच्छे से ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर याद कराने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको एक बार में याद भी हो जाएगी। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बन केवरा भाग एक में 32 ठो पद भाग कर वर्णन करल जाए। ठीक है, बन केवरा भाग एक में कितने पद भाग का वर्णन किया गया है? तो 32 पद भाग का वर्णन किया गया है, यानी 32 यहाँ पर कविता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? तो इन 32 कविताओं को और उनके कवियों के नाम को हम लोगों को ट्रिक के माध्यम से याद करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला हमारा क्या है। पहला है गणेश वंदना। ठीक है, और जिसके कवि कौन है? तो हनुमान सिंह है। गणेश वंदना के कवि कौन है? हनुमान सिंह है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, गणेश वंदना में गणेश और हनुमान सिंह में हनुमान। ठीक है, तो इन दोनों नामों को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, पहला ट्रिक तो इसे याद रखने का क्या है? तो गणेश और हनुमान ये दोनों किनका नाम है? तो भगवान का नाम है। पहला ट्रिक हुआ। ठीक है, और दूसरा क्या है? तो दूसरा यहाँ पर आप देखिएगा कि दोनों भगवान का चेहरा और सभी भगवान से या और सभी से क्या है? अलग है। क्लियर है? पहला ट्रिक क्या हुआ? तो गणेश और हनुमान यहाँ पे क्या है? तो भगवान का नाम है। और दूसरा क्या है? तो दोनों भगवान का चेहरा और सभी भगवानों से या और सभी से क्या है? अलग है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि गणेश वंदना जो कविता है, ठीक है, उनके लेखक या उनके कवि कौन है? तो हनुमान सिंह है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा है श्री वृंदावन पर। नेक्स्ट कविता क्या है? श्री वृंदावन पर, और इसके कवि कौन है? तो घासीराम है। कौन है? घासीराम। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया यहाँ पर? श्री वृंदावन पर। तो ठीक है, तो वृंदावन, तो वृंदावन क्या किसी वन या जंगल का ही नाम है? तो यहाँ पर वृंदावन से हम ले रहे हैं वन। ठीक है, और इधर घासीराम से हम ले रहे हैं घासी। ठीक है, और घासी से हम क्या बना दे रहे हैं? घासी। तो घासी एज यूजुअल आप घास बोल सकते हैं, घासी, घास। ठीक है, तो घास फूस इसे बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसे याद कैसे रखें? तो जनरली आप देखते हैं कि जंगल हो गया है वन में। ठीक है, वन सब में क्या मिलता है? घास फूस, झाड़ वृक्ष, यही सब मिलता है। तो वन, ठीक है, वन और यहाँ पर घास फूस, तो घास। ठीक है, तो वृंदावन पर घास आपको याद कैसे रखना है? वृंदावन पर घास। तो श्री वृंदावन पर कविता को किसने लिखा है? घास से घासीराम आपको याद रखना है। तो श्री वृंदावन पर घास आप सिर्फ याद रखिएगा, तो इससे बन जाएगा हमारा क्या है? वृंदावन पर कविता है, उसके कवि कौन है? तो घासीराम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा है विद्या सम धन नहीं। नेक्स्ट कविता क्या है? विद्या सम धन नहीं, और इसके कवि कौन है? तो जय गोविंद मिश्र। कौन है? जय गोविंद मिश्र। ठीक है, तो यहाँ पर विद्या सम धन नहीं, इसका मतलब क्या हो रहा है? विद्या के समान कोई धन नहीं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? विद्या और धन को ले रहे हैं। ठीक है, विद्या और धन को ले रहे हैं। ठीक है, और जय गोविंद से हम यहाँ क्या ले रहे हैं? जय को ले रहे हैं। ठीक है, जो किसी का यहाँ पर नाम है। ठीक है, आगे हम देखते हैं विद्या और धन। विद्या और धन पाने के लिए, ठीक है, विद्या और धन पाने के लिए जय क्या करता है? तो गोविंद की पूजा करता है। विद्या और धन पाने के लिए जय क्या करता है? गोविंद की पूजा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे याद रखें, कैसे रखें? तो विद्या सम धन नहीं से सिर्फ आपको क्या लेना है? विद्या और धन। ठीक है, और आपको याद रखना है कि विद्या और धन पाने के लिए क्या किया जाता है? तो जय गोविंद की पूजा की जाती है। बस इस लाइन को आपको याद रखना है। ठीक है, विद्या और धन पाने के लिए जय गोविंद की पूजा की जाती है। ठीक है, विद्या सम धन नहीं, तो यहाँ से सिर्फ मैंने लिया विद्या और धन, और विद्या और धन पाने के लिए जय गोविंद की पूजा की जाती है। ठीक है, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि विद्या सम धन नहीं के कवि कौन है? तो जय गोविंद मिश्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चौथा है मन मोहिनी। नेक्स्ट कविता क्या है? मन मोहिनी, और इसके कवि कौन है? कृपाल नारायण तिवारी। कवि कौन है? कृपाल नारायण तिवारी। तो इसे हम याद कैसे रखें वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मन मोहिनी से क्या लेते हैं? मोहिनी को लेते हैं। ठीक है, मन मोहिनी से हमने क्या लिया? मोहिनी लिया। ठीक है, और कृपाल नारायण तिवारी, कृपाल नारायण तिवारी से नारायण लिया, यानी नारायण यानी विष्णु भगवान। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपको याद होगा, अगर आपने महाभारत या विष्णु पुराण ये सब देखा हुआ, तो भगवान विष्णु ने, ठीक है, मोहिनी अवतार एक बार लिए थे। ठीक है, भगवान विष्णु ने
किसे मारने के लिए? तो भस्मासुर को मारने के लिए मोहिनी का रूप लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइन से आप याद रख सकते हैं कि भगवान विष्णु ने क्या रूप धरा था? तो मोहिनी रूप धरा था। किसको मारने के लिए? भस्मासुर को मारने के लिए। तो मोहिनी रूप कौन धरा था? तो भगवान विष्णु ने, यानी नारायण जी ने। ठीक है, तो यहाँ से आसानी से आप याद रख सकते हैं, मनमोहिनी जैसे है तो मनमोहिनी से आपको याद आ जाएगा कि मोहिनी रूप। ठीक है, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा था और मनमोहिनी रूप किसने धरा था? भगवान विष्णु ने, और भगवान विष्णु की ही हम क्या बोलते हैं? नारायण। ठीक है, तो इतना सा आपको सिर्फ याद रहेगा तो आप आसानी से यहाँ पे आप बना सकते हैं कि मनमोहिनी यानी कृपाल नारायण, नारायण जैसे है तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि नारायण जैसे बोले तो नारायण यानी विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धरा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि मनमोहिनी कविता के कवि कौन है? तो कृपाल नारायण तिवारी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पांचवा है नल दमयंती बिया। ठीक है, पांचवा नेक्स्ट क्या है कविता? तो नल दमयंती बिया, और इसके कवि कौन है? तो दिग्पाल राम देवघरिया। कवि कौन है? दिग्पाल राम देवघरिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे याद कैसे रखें वो देखते हैं। तो यहाँ पर नल दमयंती बिया से सिर्फ हम क्या ले रहे हैं? नल ले रहे हैं। ठीक है, और दिग्पाल राम देवघरिया से हम क्या ले रहे हैं? राम को ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नल और राम के बीच में क्या संबंध है? तो आपको मालूम होगा, अगर आपने रामायण देखा होगा तो राम के वानर सेना में सैनिक था जिसका नाम क्या था? नल और नील, तो नल था। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि नल दमयंती बिया में सिर्फ नल को याद रखना है और दिग्पाल राम देवघरिया। ठीक है, तो राम के जो वानर सेना था उसमें कौन था? तो नल नामक सैनिक था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस कविता और जो कवि हैं उनके नामों को याद रख सकते हैं। ठीक है, नल दमयंती बिया कविता हुआ और इसके कवि कौन हुए? तो दिग्पाल राम देवघरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट छठा कविता है राम रघुवरे। नेक्स्ट कविता क्या है? राम रघुवरे, और इसके कवि कौन है? तो पौराणिक गौरीनंदन शर्मा। कवि कौन है? पौराणिक गौरीनंदन शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे राम रघुवरे से हमने क्या बनाया? राम रघुवर की कथा। क्या बनाया? राम रघुवर की कथा। ठीक है, और पौराणिक गौरीनंदन शर्मा से हम क्या ले रहे हैं? पौराणिक ले रहे हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि राम की कथा, राम रघुवर की कथा कैसी कथा है? तो पौराणिक कथा है। कैसी कथा है? पौराणिक कथा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि राम रघुवरे की कथा कैसी कथा है? तो पौराणिक कथा है। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद हो जाए तो आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं कि राम रघुवरे के कवि कौन हुए? पौराणिक गौरीनंदन शर्मा। ठीक है, गौरीनंदन शर्मा आपको इतना लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ राम रघुवरे की कथा एक पौराणिक कथा है। तो बस ये सिर्फ आपके दिमाग में क्लिक होगा तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं सही। ठीक है, तो याद हो गया होगा राम रघुवरे पौराणिक गौरीनंदन शर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सातवां है बाजा। ठीक है, नेक्स्ट कविता क्या है? बाजा, और इसके कवि कौन है? तो अर्जुन सिंह है। इसके कवि कौन है? अर्जुन सिंह है। ठीक है, तो यहाँ इसे हम याद कैसे रखें वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप अर्जुन से क्या लेते हैं? अर्जुन को हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, और आपको मालूम होगा कि अर्जुन कौन थे? तो एक धनुर्धर थे। ठीक है, यानी जो तीर धनुष को चलाने वाले। ठीक है, तो अगर आपने महाभारत देखा होगा तो अर्जुन क्या थे? तो वहां पर एक धनुर्धर थे, यानी तीर धनुष से दुश्मनों को मारते थे। ठीक है, तो अर्जुन ने क्या किया? तो महाभारत की लड़ाई में युद्ध को जीत लिया था। ठीक है, अर्जुन ने महाभारत की लड़ाई में क्या किया था? तो युद्ध को जीत लिया था। ठीक है, और अर्जुन के जीतने की खुशी में, ठीक है, अर्जुन के जीतने की खुशी में, यानी अर्जुन जी लड़ाई जीत जाते हैं तो उसके खुशी में क्या होता है? बाजा बजने लगता है। क्या बजने लगता है? बाजा बजने लगता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे सिंपली याद रखना है कि अर्जुन एक धनुर्धर थे, उन्होंने महाभारत की लड़ाई जीती और उसके जीतने की खुशी में बाजा बजने लगा। ठीक है, अर्जुन के महाभारत की लड़ाई के जीतने में क्या बजने लगा? बाजा बजने लगा। बस इतना याद रखना है, तो आप आसानी से, अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, बाजा जो कविता है उसके कवि कौन हुए? अर्जुन सिंह। ठीक है, आपको सिर्फ याद क्या रखना है? तो अर्जुन महाभारत की लड़ाई को जीतते हैं और उस जीतने की खुशी में बाजा बजने लगता है। ठीक है, अर्जुन के जीतने की खुशी में क्या बजने लगता है? बाजा। बस इतना याद रखेगा तो आप आसानी से आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आठवां कविता है रिंग चिंगिया। नेक्स्ट कविता क्या है? रिंग चिंगिया, और इसके कवि कौन है? प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है, रिंग चिंगिया कविता के कवि कौन है? प्रफुल्ल कुमार राय हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम याद कैसे रखें वो देखते हैं। तो रिंग चिंगिया से हम क्या लेते हैं? रिंग को लेते हैं। ठीक है, रिंग को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रफुल्ल कुमार राय से हम क्या लेते हैं? प्रफुल्ल को लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों का मीनिंग आपको मालूम होगा। रिंग का मतलब क्या होता है? रिंग का मतलब अंगूठी होता है। प्रफुल्ल का मतलब होता है खुशी। ठीक है, प्रसन्नता। तो यहाँ पर हम इसे याद कैसे रखें वो देखते हैं। तो रिंग से आप याद रखिएगा, रिंग सेरेमनी जब होता है
तो लड़का और लड़की होते हैं, दोनों का मन क्या होता है, प्रफुल्लित हो जाता है, यानी खुश प्रसन्न प्रसन्न हो जाते हैं दोनों, ठीक है। तो रिंग सेरेमनी होता है तो दोनों जो लड़का लड़की होते हैं क्या होते हैं, मन उसका प्रफुल्लित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है यानी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बस इस लाइन से आप याद रख सकते हैं कि रिंग चिंग्या के कवि कौन हुए, तो प्रफुल्ल कुमार राय, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ये यहाँ पर सिर्फ आपको ये याद रखना है कि रिंग सेरेमनी, और रिंग सेरेमनी जब होता है तो लड़का लड़की का दोनों का मन क्या होता है, प्रफुल्लित यानी प्रसन्न हो जाता है। तो आप सिर्फ याद रख सकते हैं यहाँ पर कि रिंग चिंग्या के कवि कौन है, तो प्रफुल्ल कुमार राय जी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कविता है झारखंड वंदना, ठीक है। नेक्स्ट कविता क्या है, झारखंड वंदना, और इसके कवि कौन है, तो मृत्युंजय नाथ शर्मा। कवि कौन है, मृत्युंजय नाथ शर्मा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसे हम याद कैसे रखें वो देखते हैं। तो झारखंड वंदना, ठीक है, झारखंड वंदना से हम क्या लेते हैं, वंदना को लेते हैं, ठीक है। और वंदना मतलब क्या होता है, तो भगवान की पूजा करना, आराधना करना, ठीक है, वंदना करना, ठीक है। और जो यहाँ पे बात करें तो जो भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, तो वो क्या होता है, वो मृत्यु को जीत लेता है, ठीक है, यानी मृत्यु पे वो क्या करता है, विजय पा लेता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देख रहे हैं मृत्युंजय, तो मृत्युंजय का मतलब ही क्या होता है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है। तो जो भगवान की पूजा करेगा, आराधना करेगा, वो क्या करेगा, मृत्यु पर विजय कर लेगा, मृत्यु को जीत लेगा, ठीक है। तो भगवान की पूजा यानी वंदना, ठीक है, और जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसका मतलब क्या हुआ, मृत्युंजय, ठीक है। तो यहाँ पर आप आसानी से याद रख सकते हैं इस तरीके से कि झारखंड वंदना, तो वंदना याद रखना है, झारखंड वंदना, और इसके कवि कौन है, तो मृत्युंजय नाथ शर्मा, ठीक है। झारखंड वंदना यानी वंदना, जो भगवान की वंदना करता है, पूजा करता है, वह मृत्यु को जीत लेता है यानी मृत्युंजय। तो झारखंड वंदना मृत्युंजय नाथ शर्मा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कविता है परमवीर अल्बर्ट एका। नेक्स्ट कविता क्या है, परमवीर अल्बर्ट एका, और इसके कवि कौन है, तो शिव अवतार चौधरी उर्फ शिवाजी, शिव अवतार चौधरी उर्फ शिवाजी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे याद कैसे रखें वो देखते हैं। तो परमवीर अल्बर्ट एका से हम क्या लेते हैं, सिर्फ परमवीर, क्या लेते हैं, परमवीर, और शिव अवतार चौधरी से हम क्या लेते हैं, अवतार को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे याद कैसे रखें, तो आप हमेशा यहाँ पर याद रखें कि जो परमवीर होते हैं वो हमेशा क्या लेते हैं, अवतार लेते हैं। जो परमवीर होते हैं वो हमेशा क्या लेते हैं, तो अवतार लेते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसे याद रख सकते हैं कि परमवीर अल्बर्ट एका यानी परमवीर, तो परमवीर हमेशा क्या लेते हैं, अवतार लेते हैं, यानी शिव अवतार चौधरी, ठीक है। तो परमवीर अल्बर्ट एका के कवि कौन हुए, शिव अवतार चौधरी, याद हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कविता है वसुधा के देहु जीवन, ठीक है, वसुधा के देहु जीवन, और इसके कवि कौन है, तो सहनी उपेंद्र पाल नहन, सहनी उपेंद्र पाल नहन, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे याद कैसे रखें वो देखते हैं। तो वसुधा के देहु जीवन में हम यहाँ पर वसुधा, तो यहाँ पर वसुधा लेते हैं, तो वसुधा का मतलब क्या होता है, धरती होता है, ठीक है। और यहाँ पर वसुधा के देहु जीवन, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर धरती को नवजीवन देने की बात हो रही है, ठीक है। वसुधा के देहु जीवन यानी धरती को नवजीवन देने की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमको सिंपल यहाँ पर सिर्फ देखना है, वसुधा मतलब धरती हुआ, और यहाँ पर सहनी उपेंद्र पाल नहन से, सहनी से हम क्या बना रहे हैं, इसको सहनी से सहन बना रहे हैं, ठीक है। और उपेंद्र से क्या बना रहे हैं, उपाय बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि धरती, ठीक है, धरती को यहाँ पर तो बात हो रहा है कि वसुधा के देहु जीवन यानी धरती को नवजीवन देने की बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ जस्ट उल्टा हो रहा है आजकल, ठीक है। जैसे धरती को बहुत सारा जैसे कष्ट सहना पड़ रहा है, जैसे में प्रदूषण हो गया, ठीक है, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ये सब सहना पड़ रहा है, ठीक है। तो धरती को बहुत सारा कष्ट सहन करना पड़ रहा है, तो सहने से सहन हो गया, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी उपाय कर रहे हैं, यानी सहन कष्ट सहना ना पड़े उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, ठीक है। तो धरती को कष्ट सहना पड़ रहा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कष्ट ना हो उसके लिए उपाय कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपल इस लाइन को याद रखिएगा कि वसुधा के देहु जीवन यानी वसुधा मतलब धरती हो गया, और धरती को यहाँ पर बहुत सारा कष्ट सहना पड़ रहा है, और कष्ट ना सहना हो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ आपको ये लाइन याद रहेगा, तो आप आसानी से क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं सही आंसर जो होगा, ठीक है। तो वसुधा के देहु जीवन, इसके कवि कौन हो जाएंगे, सहनी उपेंद्र पाल नहन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कविता है संगे चलब। नेक्स्ट कविता क्या है, संगे चलब, और इसके कवि कौन है, तो लाल रणविजय नाथ सहदेव। कवि कौन है, लाल रणविजय नाथ सहदेव जी हैं, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर याद कैसे रखें, तो संगे चलब यहाँ से हम क्या करते हैं, संगे चलब को ले लेते हैं, ठीक है। और लाल रणविजय नाथ सहदेव से क्या लेते हैं, रणविजय को लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि संगे चलब का मतलब क्या होता है, तो साथ में चलना, ठीक है। और रणविजय में रण से क्या होता है, रणभूमि यानी युद्ध भूमि, ठीक है। और विजय मतलब क्या होता है, जीतना यानी विजय हो जाना, ठीक है। तो इसे हम अब यहाँ पर याद कैसे रखें,
तो अगर हम सभी साथ में चलते हैं तो युद्ध को क्या करेंगे, जीत लेंगे, यानी रणभूमि को क्या करेंगे, विजय कर लेंगे, जीत लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इस लाइन पर ध्यान देना है कि अगर संगे चलब तो रणभूमि के जीत लेवब। ठीक है, अगर संगे चलब तो रणभूमि के जीत लेवब। ठीक है, तो संगे चलब यहाँ तक तो याद हो गया, और रणभूमि के यानी रण विजय, रणभूमि के विजय कर लेवब, जीत लेवब। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर याद रखना है कि संगे चलब कविता हो गया, और कवि क्या हो गए, रण विजय, यानी रण को क्या किए, जीत लिए, विजय कर लिए, तो रण विजय। तो यहाँ पर आप आसानी से याद रख सकते हैं कि संगे चलब के कवि कौन हुए, लाल रणविजय नाथ सहदेव। ठीक है, तो रणविजय को सिर्फ याद रखना है, संगे चलब रणविजय। ठीक है, इतना आप सिर्फ याद रखिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कविता है शीतक बूंद। नेक्स्ट कविता क्या है, शीतक बूंद, और इसके कवि कौन हुए, तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। कवि कौन हुए, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर याद कैसे रखें, तो यहाँ पर शीतक बूंद से हम क्या ले रहे हैं, शीतक बूंद यानी शीत। ठीक है, और डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज से क्या ले रहे हैं, भू। ठीक है, भू मतलब क्या होता है, भूमि। तो हम जानते हैं कि जो शीत होता है, शीत पानी होता है, शीत का बूंद होता है, वो कहाँ पे गिरता है, तो भू यानी भूमि पर, जमीन पे गिरता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि शीतक बूंद शीत हुआ, और डॉक्टर भुवनेश्वर से भू, भू मतलब जमीन, तो शीत का बूंद है वो कहाँ पे गिरता है, तो जमीन पर गिरता है, भू पर भू यानी भूमि पर गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि शीतक बूंद कविता के कवि कौन हुए, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। भू मतलब भूमि, जमीन, और शीतक बूंद मतलब शीत का बूंद भूमि पे गिरता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट कविता है बसंत। ठीक है, और इसके कवि कौन है, तो नईमुद्दीन मिर्दाहा। ठीक है, बसंत कवि की कविता के कवि कौन हुए, नईमुद्दीन मिर्दाहा। ठीक है, तो इसे हम याद यहाँ पर कैसे रखें, तो बसंत, तो बसंत से हम क्या जानते हैं, बसंत ऋतु। बसंत मतलब क्या हो गया यहाँ पर, बसंत ऋतु। ठीक है, और यहाँ पे नईमुद्दीन मिर्दाहा से क्या लेते हैं हम, नई लेते हैं। ठीक, क्या लेते हैं, नई। और हम जानते हैं कि बसंत ऋतु में क्या होता है, तो बसंत ऋतु में पेड़ पौधों में नई नई पत्तियां आते हैं। बसंत ऋतु में नई नई क्या आते हैं, पत्ते आते हैं पेड़ पौधों में। तो सिर्फ आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि बसंत ऋतु, तो नई, नई से आपको क्या बना देना है, नईमुद्दीन मिर्दाहा। ठीक है, याद रखने का एक तरीका हुआ कि बसंत, बसंत ऋतु में क्या आते हैं, तो नए नए पत्ते आते हैं, यानी नई, तो नई से आपको क्या समझना है, नईमुद्दीन मिर्दाहा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कविता है हमारा अनमोल। नेक्स्ट कविता क्या है, अनमोल। ठीक है, और इसके कवि कौन हुए, धनेन्द्र प्रवाही। कवि कौन हुए, धनेन्द्र प्रवाही। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे याद कैसे रखें, तो अनमोल, अनमोल का मतलब क्या होता है, जिसका कोई मोल नहीं। अनमोल मतलब क्या होता है, जिसका कोई मोल नहीं। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे, अन्न का मोल। अनमोल मतलब क्या समझेंगे, अन्न का मोल। ठीक है, और हम अन्न का मोल किससे लगाते हैं, तो धनेन्द्र से क्या बना रहे हैं, धन। क्या बना रहे हैं, धनेन्द्र से धन। तो अन्न का मोल हम किससे लगाते हैं, तो धन से लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि अनमोल यानी अन्न का मोल किससे लगाते हैं, तो धन से। तो धन से आप क्या बनाइएगा, धनेन्द्र प्रवाही। धन से क्या बन जाएगा, धनेन्द्र प्रवाही, और अनमोल का अन्न का मोल। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, अनमोल कविता के कवि कौन हुए, धन से धनेन्द्र प्रवाही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है चांद मुस्काए। ठीक है, नेक्स्ट कविता क्या है, चांद मुस्काए, और इसके कवि कौन हुए, तो द्वारिका नाथ सिन्हा। कवि कौन हुए, द्वारिका नाथ सिन्हा। ठीक है, अब इसे यहाँ पर हम याद कैसे रखें, तो चांद मुस्काए से सिर्फ हम क्या ले रहे हैं, चांद ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, चांद। ठीक है, और द्वारिका नाथ से हम क्या ले रहे हैं, द्वारिका से द्वार बना रहे हैं। ठीक है, घर का दरवाजा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे याद कैसे रखें, तो जब हमको चांद देखना होता है तो क्या करते हैं, घर के दरवाजे के बाहर आते हैं, यानी द्वार के बाहर आते हैं। ठीक है, चांद को देखना है तो कहाँ आते हैं, द्वार के बाहर। चांद देखना है तो द्वार के बाहर। ठीक है, चांद मुस्काए द्वारिका नाथ सिन्हा। चांद द्वार के बाहर यानी चांद मुस्काए। इस कविता के कवि कौन हुए, द्वारिका नाथ सिन्हा। द्वारिका से क्या समझना है, द्वार। चांद को देखना है तो द्वार से बाहर आना है, तो द्वार, द्वारिका नाथ सिन्हा, चांद मुस्काए। ठीक है, तो चांद मुस्काए कविता के कवि कौन हुए, द्वारिका नाथ सिन्हा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आह्वान। नेक्स्ट कविता क्या है, आह्वान, और इसके कवि कौन है, चंद्रदेव सिंह। कवि कौन हुए, चंद्रदेव सिंह। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर याद कैसे रखें, तो आह्वान, तो आह्वान का यहाँ पर मतलब क्या होता है, तो यज्ञ आदि में देवता आदि को बुलाना। ठीक है, यज्ञ ये सब करके देवता को बुलाना, यही आह्वान का मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चंद्रदेव यानी चंद्रदेव का मतलब क्या होता है, तो चंद्रदेव यानी चांद का देवता। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर याद कैसे रखें, तो आह्वान करके यानी एक यज्ञ करके हम किस देवता को बुला रहे हैं, तो चंद्रदेव यानी चांद देवता को बुला रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, आह्वान यानी यज्ञ करके देवता को बुलाना, यानी चंद्र देवता को हम यहाँ पर बुला रहे हैं। ठीक है, आह्वान चंद्र देव, यानी आप चंद्र देवता से याद क्या रख सकते हैं, चंद्रदेव। ठीक है, तो आह्वान कविता के कवि कौन हुए, चंद्रदेव सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कविता है माटी। नेक्स्ट कविता क्या है, माटी, और इसके कवि कौन है, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। कवि कौन है, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। तो इसे यहाँ पर याद कैसे रखें वो देखते हैं। तो माटी, माटी मतलब सिंपल क्या होता है, मिट्टी होता है। ठीक है, तो मिट्टी के क्या क्या बनते हैं, मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। ठीक है, मिट्टी के बर्तन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माटी, मिट्टी यानी मिट्टी के बर्तन। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है। और यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन में, किसमें, मिट्टी के बर्तन में। अब उमेश नंद तिवारी में उमेश, उमेश को हम यहाँ पर तोड़ के लिख रहे हैं उमेश। ठीक है, उ मतलब बताना हो गया उ। ठीक है, और मेष मतलब जहाँ पे खाना बनता है। ठीक है, उमेश का मतलब क्या हो गया, उमेश। तो उमेश में मिट्टी में खाना बनता है, मिट्टी के बर्तन में खाना बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं माटी, माटी मतलब मिट्टी, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन में। ठीक है, उमेश में क्या बनता है, खाना बनता है, मिट्टी के बर्तन में उमेश में खाना बनता है। ठीक है, तो माटी, मिट्टी, उमेश। तो इस तरीके से आप यहाँ पर माइंड में रख सकते हैं कि माटी, ठीक है, माटी के जो कविता है उसके कवि कौन है, उमेश नंद तिवारी। ठीक है, माटी से आपको याद रखना है मिट्टी के बर्तन, और मिट्टी के बर्तन में उमेश में खाना बनता है। ठीक है, तो उमेश से आपको यहाँ पे क्या बना देना है, उमेश नंद तिवारी। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमरे कर नागपुर। नेक्स्ट कविता क्या है, हमरे कर नागपुर, और इसके कवि कौन है, महेश्वर दास मुसद्दी। कवि कौन है, महेश्वर दास मुसद्दी। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर याद कैसे रखें वो देखते हैं। हमरे कर नागपुर, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, हमरे कर नागपुर। ठीक है, और यहाँ पर महेश्वर दास मुसद्दी से क्या लेते हैं, महेश्वर। ठीक है, क्या लेते हैं, महेश्वर। और महेश्वर का मतलब क्या होता है, महान है ईश्वर। ठीक है, क्या मतलब होता है, महान है ईश्वर। ठीक है, तो यहाँ पर हम याद कैसे रखें, तो हमरे कर नागपुर, क्या हमरे कर नागपुर का है, तो महान है। ठीक है, का है, महान है, बस यही ट्रिक है कि हमरे का नागपुर का है, महान है। ठीक है, तो महान है, इससे आपको याद रखना है महान से महेश्वर, महान से क्या याद रखना है, महेश्वर। ठीक है, हमरे कर नागपुर महान है, महान से आपको क्या याद रखना है, तो महेश्वर। महेश्वर से क्या हो जाएगा, महेश्वर दास मुसद्दी। ठीक है, तो हमरे कर नागपुर कविता के कवि कौन हुए, महेश्वर दास मुसद्दी जी हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कविता है पनिहारिन। नेक्स्ट कविता क्या है, पनिहारिन, और इसके कवि कौन हुए, मधु मंसूरी हंसमुख। कवि कौन हुए, मधु मंसूरी हंसमुख। ठीक है, तो यहाँ इसे याद रखने का ट्रिक क्या है वो देखते हैं। तो पनिहारिन का मतलब क्या होता है, पानी लाने वाली। ठीक है, पानी लाने वाली कोई लड़की। ठीक है, पनिहारिन का मतलब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग मधु मंसूरी से देखते हैं, मधु, तो यहाँ पर मधु लेते हैं, मधु किसी का नाम है। ठीक है, और मंसूरी यानी मन का सुर, मंसूरी मतलब क्या हो जाएगा, तो मन का सुर यानी मधुर सुर, मन का सुर यानी मधुर सुर। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिए कि पनिहारिन मतलब पानी लाने वाली लड़की, मधु मंसूरी में मधु मतलब हो गया मधु किसी का नाम, और मंसूरी मतलब हो गया मन का सुर यानी मधुर सुर। ठीक है, तो इसे हम याद कैसे रखें, तो पानी लाने वाली लड़की यानी पानीहारिन जो मधु है वो मधुर सुर में गाना गाती है। पानीहारिन मधुर सुर में गाना गाती है। ठीक है, इस लाइन को आप याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। पनिहारिन मधु मधुर सुर यानी मंसूरी, तो पानीहारिन मधु मंसूरी याद हो जाएगा। पानीहारिन के कवि कौन हुए, तो मधु मंसूरी हंसमुख। ठीक है, तो पानीहारिन यानी पानी लाने वाली मधु मधुर सुर में क्या गाती है, गाना गाती है। ठीक है, तो पानीहारिन मधु मंसूरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जिंदगी जतरा। नेक्स्ट कविता क्या है, जिंदगी जतरा, और इसके कवि कौन हुए, प्रमोद कुमार राय। इसके कवि कौन है, प्रमोद कुमार राय। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर याद कैसे रखें, तो जिंदगी जतरा, जिंदगी जतरा से हम क्या लेते हैं, जतरा। जतरा मतलब क्या होता है, जतरा मेला। ठीक है, मेला को ही जतरा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक। और प्रमोद कुमार राय से प्रमोद लेते हैं, तो प्रमोद का मतलब क्या होता है, खुशी होता है, हर्ष होता है, या प्रसन्नता होता है। प्रमोद का मतलब क्या होता है, तो प्रसन्नता, खुशी, हर्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम याद कैसे रखें, तो जतरा। ठीक है, तो जतरा के नाम सुनते ही बच्चा सब क्या होता है, उसके मन में प्रसन्नता आ जाता है, यानी प्रमोद आ जाता है, खुशी और हर्ष आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि जतरा, जिंदगी जतरा, यानी बच्चों के मन में प्रमोद यानी प्रसन्नता और खुशी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, जिंदगी जतरा कविता के कवि कौन हुए, प्रमोद कुमार राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कविता है
बथा। नेक्स्ट कविता क्या है? बथा। और इसके कवि कौन है? तो शकुंतला मिश्र जी हैं, ठीक है। बथा कविता के कवि कौन हुए? शकुंतला मिश्र, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम याद कैसे रखें वो देखते हैं। तो यहाँ पर बथा, ठीक है, तो बथा को लेते हैं। बथा मतलब भी क्या होता है? दर्द होता है। बथा मतलब क्या होता है? दर्द होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे शकुंतला, तो शकुन से, शकुंतला से शकुन लेते हैं। शकुन मतलब सुकून, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं इसको कैसे? तो जब बथा यानी दर्द होता है तो दर्द से राहत मिलती है तो कैसा कैसा फील होता है? सुकून मिलता है, ठीक है। बथा यानी दर्द से जब राहत मिलती है तो क्या होता मिलता है? सुकून मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से याद रख सकते हैं। बथा, बथा से हमें क्या अगर राहत मिलता है तो सुकून मिलता है, सुकून से शकुंतला मिश्र, ठीक है। तो बथा कविता के कवि कौन हुए? शकुंतला मिश्र हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कविता है विकट समस्या। नेक्स्ट कविता क्या है? विकट समस्या। और इसके कवि कौन हुए? काली कुमार सुमन। विकट समस्या के कवि कौन है? काली कुमार सुमन, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम याद कैसे रखें? तो विकट समस्या, तो विकट समस्या को विकट समस्या ही रहने देते हैं। और यहाँ पर देखते हैं काली, काली मतलब काला रंग, काली मतलब काला रंग, ठीक है। तो काला रंग होना क्या है? एक विकट समस्या है। काला रंग होना क्या है? विकट समस्या है। क्यों? क्योंकि अगर काला रंग किसी का रहता है तो जल्दी क्या नहीं होता है? तो शादी और ब्याह नहीं होता है, ठीक है। तो विकट समस्या क्या है? एक काला रंग होना एक विकट समस्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि विकट समस्या काला रंग यानी काली, काला रंग यानी काली, तो काली कुमार सुमन, ठीक है। तो विकट समस्या कविता के कवि कौन हुए? काली कुमार सुमन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कविता है कोयल। नेक्स्ट कविता क्या है? कोयल। और इसके कवि कौन है? मुकुंद नायक, ठीक है। कोयल कविता के कवि कौन है? मुकुंद नायक, ठीक है। तो फ्रेंड आप सबों के लिए एक होमवर्क है यहाँ पर, जो कोयल कविता है उसके कवि मुकुंद नायक है, इस पर आपको ट्रिक बनाकर मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये आप सबों के लिए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कविता है मति करु सान। नेक्स्ट कविता क्या है? मति करु सान। और इसके कवि कौन है? देवेंद्र नाथ पाठक, ठीक है। कवि कौन है? देवेंद्र नाथ पाठक। तो यहाँ पर इसे हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखें वो देखते हैं। मति करु सान, तो सान से हम यहाँ क्या ले रहे हैं? शान। शान का मतलब भी क्या होता है? घमंड, ठीक है। मत कर शान, मति करु शान मतलब मत कर शान, शान मतलब घमंड, ठीक है। और यहाँ पर देवेंद्र, देवेंद्र से हम क्या लेते हैं? देवे, क्या लेते हैं? देवे। तो यहाँ पर हम इसे याद कैसे रखें? ठीक है, तो याद हम इसको कैसे रखेंगे? मत कर शान नीतो देवे देवे करब। मत कर शान नीतो देवे देवे करब, ठीक है। इस लाइन को आप याद रखिएगा तो आसानी से आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। मत कर शान नीतो देवे देवे करब, ठीक है। तो मत कर शान तो यहाँ पर हो गया मति करु शान, और देवे देवे करब में देवे से क्या हो जाएगा? देवेंद्र नाथ पाठक, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। मति करु शान कविता के कवि कौन हुए? देवेंद्र नाथ पाठक, ठीक है। देवे देवे करब, देवेंद्र नाथ पाठक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कविता जवानी जब जागेला, ठीक है। नेक्स्ट कविता क्या है? जवानी जब जागेला। तो इसके कवि कौन है? मेघनाथ ओहदार। कवि कौन है? मेघनाथ ओहदार, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर याद कैसे रखें? तो जवानी जब जागेला तब मेघ यानी बादल पानी बरिस के बुझा देवेला, ठीक है। जवानी जब जागेला तब मेघ यानी बादल पानी बरिस के बुझा देवेला, ठीक है। तो यहाँ पर हम याद कैसे रखें? जवानी जब जागेला, तो यहाँ पर तो हो जाएगा जवानी जब जागेला, तो वो तो हो गया कविता का नाम। और तब मेघ यानी बादल पानी बरिस के बुझा देवेला, तो मेघ से हम यहाँ पर क्या याद रखेंगे? मेघनाथ ओहदार, ठीक है। तो जवानी जब जागेला कविता के कवि कौन हुए? मेघनाथ ओहदार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कविता है सोना ना रूपा भेल। नेक्स्ट कविता क्या है? सोना ना रूपा भेल। तो इस कविता के कवि कौन है? पार्थनंद तिवारी। कवि कौन है? पार्थनंद तिवारी। तो इसे हम याद कैसे रखें? तो सोना ना रूपा भेल, तो सोना से यहाँ पे सोना एज यूजुअल सोना रहेगा, ठीक है। सोना ना रूपा भेल, तो रूपा से हम यहाँ पर क्या बना दे रहे हैं? रुपया, ठीक है। सोना से सोना और रूपा से रुपया, ठीक है। और यहाँ पे पार्थनंद तिवारी से पार्थ से क्या बना दे रहे हैं? पार्थ से पर्स, क्या बना दे रहे हैं? पर्स। तो सोना रुपया ये सबको हम कहाँ रखते हैं? पर्स पर रखते हैं, ठीक है। तो सोना ना रूपा भेल, तो सोना रुपया पार्थनंद तिवारी हम कहाँ पे रखते हैं? सोना रुपया को पर्स पे, ठीक है। तो पर्स से यहाँ पे क्या बन जा रहा है? पार्थ, ठीक है, पार्थनंद तिवारी। तो सोना ना रूपा भेल कविता के कवि कौन हुए? पार्थनंद तिवारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कविता है तोर बिना। नेक्स्ट कविता क्या है? तोर बिना। और इसके कवि कौन है? मधुसूदन दुबे। कवि कौन है? मधुसूदन दुबे, ठीक है। तो यहाँ पर तोर बिना, ठीक है। तो तोर बिना यानी यहाँ पे तो तोर बिना हो गया, और मधुसूदन से हम क्या ले रहे हैं? मधु, जो किसी का नाम है, क्या है? मधु, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे कैसे याद रखें? तो यहाँ पर आपको इस लाइन पर ध्यान देना है कि तोर बिना मधुसूद नी देवे।
तोर बिना मधुसूद नी देबे। ठीक है, इस लाइन को याद रखिएगा तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे? तो तोर बिना तो यहाँ कविता हो गया, और मधुसूद नी देबे। ठीक है, तो मधुसूद से आप क्या याद रख सकते हैं? मधुसूदन। ठीक है, तोर बिना मधुसूद नी देबे, तो तोर बिना मधुसूद से मधुसूदन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कविता है निज करम। नेक्स्ट कविता क्या है? निज करम, और इसके कवि कौन है? धनंजय नाथ तिवारी। कवि कौन है? धनंजय नाथ तिवारी। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर याद कैसे रखें? तो निज करम, निज करम का मतलब क्या होता है? अपना काम। ठीक है, अपना काम। और अपना काम किस लिए किया जाता है? तो धन के लिए। तो धनंजय नाथ तिवारी से धनंजय से क्या बना रहे हैं? धन। तो अपना काम किस लिए किया जाता है? धन कमाने के लिए, धन के लिए। ठीक है, तो अपना काम यानी निज कर्म, और धन से धनंजय नाथ तिवारी। ठीक है, याद हो जाएगा। तो निज कर्म कविता के कवि कौन है? धनंजय नाथ तिवारी। निज कर्म अपना काम, और धनंजय से धन, तो धन से धनंजय याद रखना है, निज कर्म यानी अपना काम से निज कर्म याद रखना है। ठीक है, तो निज कर्म कविता के कवि कौन हुए? धनंजय नाथ तिवारी हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कविता है मायकर दुलार। नेक्स्ट कविता क्या है? मायकर दुलार, और इसके कवि कौन है? मनोहर महंती। कवि कौन है? मनोहर महंती जी हैं। ठीक है, जिसे हम यहाँ पर याद कैसे रखें? तो मायकर दुलार एज यूजुअल माय के दुलार रह जाएगा, और मनोहर महंती में मनोहर। तो मनोहर का मतलब क्या होता है? मन को हर लेता है, यानी मन को हरने वाला। ठीक है, मनोहर मतलब क्या होता है? मन को हरने वाला। तो माय का दुलार कैसा होता है? मन को हरने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि माय का दुलार मनोहर यानी मन को हरने वाला, तो मन को हरने वाला यानी मनोहर। ठीक है, तो मनोहर महंती। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। मायकर दुलार कविता के कवि कौन है? मनोहर महंती जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कविता है कोराम्बे वासुदेव राय। ठीक है, नेक्स्ट कविता क्या है? कोराम्बे वासुदेव राय, और इसके कवि कौन है? तो गोविंद शरण लोहार। इसके कवि कौन है? गोविंद शरण लोहार। ठीक है, तो यहाँ पर इसे याद कैसे रखें? तो यहाँ पर कोराम्बे वासुदेव राय से हम क्या लेंगे? वासुदेव। ठीक है, और जिसका मतलब भी क्या होता है? कृष्ण होता है। ठीक है, वासुदेव का मतलब क्या होता है? कृष्ण होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देखिएगा कि गोविंद शरण लोहार में गोविंद का मतलब भी क्या होता है? कृष्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि कोराम्बे वासुदेव राय यानी वासुदेव का मतलब भी कृष्ण होता है, और गोविंद शरण लोहार में गोविंद का मतलब भी क्या होता है? कृष्ण होता है। ठीक है, तो दोनों में समानता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि कोराम्बे वासुदेव राय कविता के कवि कौन है? गोविंद शरण लोहार जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट कविता है धरती है रतन। ठीक है, धरती है रतन, और इसके कवि कौन है? राम उचित सिंह। कौन है? राम उचित सिंह। ठीक है, तो धरती है रतन सही बात है, उचित बात है। ठीक है, और यहाँ पर राम उचित सिंह से हम क्या ले रहे हैं? उचित, यानी उचित बात है। तो धरती है रतन ये क्या है? उचित बात है। ठीक है, तो उचित बात है से उचित से आप क्या रख सकते हैं? याद रख सकते हैं, तो राम उचित सिंह। और धरती है रतन, तो धरती है रतन तो वही रहेगा। ठीक है, तो धरती है रतन कविता के कवि कौन हुए? राम उचित सिंह। धरती है रतन उचित बात, और उचित से क्या बन गया? राम उचित सिंह। क्लियर है? तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोगों ने जितने सारे कविता और कवि थे उन सभी के नामों को ट्रिक के माध्यम से याद किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को ट्रिक काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।